Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start a new topic, continuous random variables. अभी तक आपने पढ़े हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अब आप देखने लगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये था कि आपके पास डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज थी किसी भी रैंडम वेरिएबल। आप कहते थे जी एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, और उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो क्या थी, 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज थी। यानी डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज जो है ना वो उसके अंदर आ रही होती थी। Until now, we have studied discrete random variables. By definition, the range of a discrete random variable is countable set of numbers. अच्छा, जो रेंज है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की वो एक काउंटेबल सेट ऑफ नंबर थी। फॉर एग्जांपल, आपने डाइस को थ्रो किया तो आपके पास वैल्यूज आई 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा रैंडम वेरिएबल एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो वो क्या है, वो डिस्क्रीट है, काउंटेबल है। ठीक है। This chapter analyzes random variables that range over continuous set of numbers. ये एनालाइज करेगा रैंडम वेरिएबल्स को जिसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं या जो उसकी रेंज है वो एक कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ नंबर्स। A continuous set of numbers, sometimes referred to as an interval, contains all of the real numbers between two limits. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो एक रेंज होगी वो बेसिकली उसके अंदर ऑल रियल नंबर्स आ रहे होंगे दो लिमिट्स के दरमियान में। ठीक है, ध्यान से सुने। फॉर द लिमिट्स x1 एंड x2, अगर दो लिमिट्स हैं, एक x1 और एक x2 है, इसमें x1 जो है वो छोटा है x2 से, देयर आर 4 डिफरेंट इंटरवल डिस्टिंग्विश बाय विच of the limits are contained in the interval. Therefore, we have definitions and notations for the four continuous set bounded by the lower limit x1 and upper limit x2. ठीक है, एक x1 x2 is the upper interval defined as all numbers between x1 and x2. x1 x2 का क्या मतलब है, एक ओपन इंटरवल है जिसमें तमाम नंबर्स हैं जो कि x1 और x2 के दरमियान में है, बट नॉट इंक्लूडिंग आइदर x1 और x2। लेकिन x1 और x2 इंक्लूडेड नहीं है, इसके दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो तमाम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसे फॉर्मली अगर लिखना हो तो इसका मतलब है कि x सच दैट जो x है वो x1 और x2 के दरमियान में है, और ये लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, यानी x1 x2 इसमें शामिल नहीं है। x1 और x2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर आते हैं वो तमाम इसमें शामिल है। अगर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में इस तरह से लिखें तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है, यानी ओपन इंटरवल नहीं है, रादर दिस इज अ क्लोज इंटरवल डिफाइंड एज ऑल नंबर्स बिटवीन x1 एंड x2 इंक्लूडिंग बोथ x1 एंड x2। इसका मतलब तमाम नंबर जो x1 और x2 के दरमियान में इंक्लूडिंग x1 एंड x2। इसलिए आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू x2। ठीक है, इसी तरह अगर आप x1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके साथ आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसका मतलब है कि x1 शामिल है, x2 शामिल नहीं है। एंड सिमिलरली फॉर x1 x2 जिसमें x2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है और वो उसमें शामिल है। ठीक है, सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स लीड टू रैंडम वेरिएबल्स विद अ रेंज दैट इज कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स। एग्जांपल इंक्लूड मेजरिंग t द अराइवल टाइम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रैंडम वेरिएबल टी बताया जो कि क्या है, बेसिकली अराइवल टाइम है पार्टिकल का। ठीक है, सच दैट वो अराइवल टाइम 0 से इंफिनिटी के दरमियान हो सकता है। मेजरिंग वी द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर, वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो वोल्टेज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के दरमियान में। एंड मेजरिंग द फेज एंगल ऑफ अ साइनोसॉइडल रेडियो wave that is between 0 to 2 pi, we call t, v and a continuous random variable. अब हमने continuous random variable क्यों कहा है टाइम को? अराइवल टाइम ये नहीं है कि अराइवल टाइम होगा 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ऐसे नहीं है। अराइवल टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में भी बेशुमार वैल्यूज हैं जो कि हो सकती हैं उसकी, 2 से 3 के दरमियान भी बेशुमार वैल्यूज हैं जो कि उसकी हो सकती हैं। ठीक है, सो आपके पास जो इसी तरह वोल्टेज है, तो वोल्टेज इस तरह से नहीं होगा कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। वोल्टेज 1 और 2 वोल्ट के दरमियान भी कितने वोल्टेजेस हो सकते हैं। सिमिलरली फेज एंगल जो है वो इस तरह से नहीं है कि वो फेज एंगल फिक्स होगा, 0 1 2 3 4 इस तरह नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। Consistent with the axioms of probability, we assign numbers between 0 and 1 of all the events in the sample space. A distinguishing feature of the model of the continuous random variable is that the probability of each individual outcome is 0. ये बहुत ध्यान से बात सुने
कि प्रोबेबिलिटी ईच इंडिविजुअल आउटकम की इसमें जीरो होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ईच इंडिविजुअल आउटकम की जीरो होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, to understand this intuitively, consider an experiment in which the observation is the arrival time of the professor at a class. Professor हैं जी class में आते हैं वो. Assume this professor always arrives between 8:55 and 9:05. ठीक है, 8:55 से 9:05 के दरमियान में वो आता है. We model the arrival time as a random variable t minutes relative to 9 o'clock. हम कहते हैं जी 9 o'clock के से रिलेटिव अगर टाइम आप मेजर करें तो आप कहते हैं वो ±5 मिनट्स जो है ना उसके आसपास जो है वो आ रहे होते हैं, राइट. So think about predicting the professor's arrival time. The more precise the prediction, the lower the chance it will be correct. For example, you might guess the interval -1 to 1, yani 8:59 to 9:1. Your probability of being correct is higher than if you guess -0.5 is less than equal to t or less than equal to 0.5 minutes. यानी आप कहते हैं कि भाई वो 8:59 और 30 सेकेंड्स और 9 पूरे 9 o'clock और ऊपर 30 सेकेंड्स, ठीक है, इसके दरमियान में जो है वो आते हैं. ठीक है, एज योर प्रोडिक्शन बिकम्स मोर एंड मोर प्रिसाइज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी करेक्ट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. ठीक है, जैसे आपकी प्रोडिक्शन जो है ज्यादा प्रिसाइज होती जाएगी, द प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्ट है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाएगी. द चांस दैट द प्रोफेसर विल अराइव विद इन अ फेम्टोसेकंड इज माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, यानी बहुत छोटी, ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रिसाइज 9 अराइवल इज जीरो. यानी कि जिस तरह आप इंटरवल को छोटा करते जा रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है. सो दैट कि जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट 9 o'clock वो, यानी 900 आवर्स विद 0 सेकंड वो आएंगे, वो जीरो हो जाती है. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर हम ईच इंडिविजुअल आउटकम की कोई प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाएंगे, ठीक है, और सम करेंगे तमाम की प्रोबेबिलिटी को, फिर तो वो बात आपकी इंफिनिटी तक चली जाएगी. ठीक है, फिर तो आपकी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो तो इंफिनिटी तक चली जाएगी. तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी मोर देन 1. इफ यू सम ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल आउटकम्स, इट कैनॉट बी मोर देन 1. तो इंडिविजुअल आउटकम की अगर प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाओगे कॉन्टिन्यूस के केस में, तो ओवरऑल सम करोगे तो बात तो फिर आपकी वो वायलेशन हो जाएगी आपकी एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की. One way to think about continuous random variable is that the amount of probability in an interval gets smaller and smaller as the interval shrinks. This is like the mass in a continuous volume. Even though any finite volume has some mass, there is no mass at a single point. In physics, we analyze this situation by referring to densities of matter. Similarly, we refer to probability density function to describe probabilities related to continuous random variables. और वो नेक्स्ट सेक्शन में आप पढ़ेंगे. ठीक है, सो जिस तरह आप जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस बात का कि आप जब मैथ्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो आपकी किसी फाइनाइट वॉल्यूम में मैथ्स अगर आप देख रहे हो, तो आप सिंगल पॉइंट पे मैथ्स को क्या आप कहते हैं कि देयर इज नो मैथ्स एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, सो इसी तरह यू टॉक अबाउट द डेंसिटी. तो इसमें आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे होंगे. आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बात की थी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की. ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जिसमें आप कहते थे एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, हर पॉसिबल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट वाज प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन. ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉसिबल वैल्यू तो देखनी नहीं है, आपने इसमें क्या देखनी होती है, यू डिफाइन रेंज इन दिस. ठीक है, ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ. जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था उसमें आपके पास पीएमएफ होता था, और पीएमएफ में आप कहते थे एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, आप कहते थे एक्स इज इक्वल टू 1, फिर आप कहते थे एक्स इज इक्वल टू 2. फॉर एग्जाम्पल ये दो वैल्यूज हैं और आप कहते थे इसकी एक्स इक्वल टू 1 की एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.5, और आप कहते थे जी एक्स इज इक्वल टू 2 की एक प्रोबेबिलिटी है, दिस इज इक्वल टू 0.5. दैट वाज प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन. अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में क्या हो गया है, आपके पास वैल्यूज इस तरह से हैं ही नहीं, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2. आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज हैं. आप ये कह सकते हैं कि एक्स इज बिटवीन 1 to 4. ठीक है, ये माइनस नहीं लिखा, 1 to 4 लिखा, ये मैं अभी फिलहाल इस तरह से लिख रहा हूँ. ठीक है, यू डिफाइन रेंज, तो देर इज रेंज, और रेंज की एक प्रोबेबिलिटी होगी. देर इज
सम रेंज और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर रेंज होती है, ठीक है, तो यू टॉक अबाउट द डेंसिटी, और इसमें पीएमएफ नहीं होता, बल्कि इसमें आप आगे जाकर देखेंगे पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसमें डिटेल में देखेंगे। देयर इज नो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a continuous random variable x is equal to, let's say, some value x1, you will say that is zero. इंडिविजुअल की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? जीरो, ठीक है। अच्छा जी, इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। आप एक डार्ट की गेम खेलते हैं, डार्ट, डार्ट गेम, राइट, ठीक है। देयर इज अ गेम ऑफ डार्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक डार्ट को थ्रो करना होता है, और आपके सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं दैट इज बुल्स आई, कि इस पे आपका जो है वो डार्ट अगर थ्रो होगा, एरो अगर वो यहाँ पे लगेगा तो आपके फुल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जितनी जितनी दूर जाते जाते हैं आर्क में, ठीक है, उसके आपके पॉइंट्स जो हैं वो उसी तरह से कम होते जाते हैं, ठीक है। और सेंटर पे हिट करने का डार्ट के क्या होते हैं? मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बुल्स आई, यू विल से द आंसर इज जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बुल्स आई इज जीरो। यू डिफाइन अ रेंज। आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या बुल्स आई, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, उसके उसे आप +-1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे। यस, ये एक रेंज आपने डिफाइन कर दी, इसकी एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। या आप क्या कहें कि जी आपका आपका जो आउटर सर्कल है, ठीक है, उसके आपने 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर जो है आपका वो हिट करेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे लगेगा, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो इन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल यू डिफाइन द रेंज, ठीक है, एंड नॉट द इंडिविजुअल पॉइंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। Example 3.1, suppose we have a wheel of circumference 1 meter and we mark a point on the parameter on the top of the wheel. आपके पास एक wheel है, उसका circumference 1 meter है, और आप एक point mark कर देते हैं top wheel में. In the center of the wheel is a radial pointer that we spin. After spinning the pointer, we measure the distance x meters around the circumference of the wheel going clockwise from the marked point to the point as shown. ठीक है, आपने आपके पास ये सर्कल है और आपने वो उसको घुमाया है, ठीक है। सो आप उसमें ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये रैंडम पॉइंटर ऑन द डिस्क ऑफ सर्कमफेरेंस 1 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो आपका पीएमएफ ऑफ y, अगर आप फॉर एग्जाम्पल निकाल रहे हैं, अगर आपने ये बताया कि भाई ये 1 है, ये जो है वो y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है, पीएमएफ आप बना रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म केस बन रहा है, ठीक है, अगर आप इस तरह से डिफाइन करें तो पीएमएफ बनेगा जी तमाम पॉइंट्स का जो है वो बराबर है, तो आप इसे 1/n कह सकते हैं, अगर टोटल n पॉइंट्स में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ तो, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके पास यहाँ पे n जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उस पे आपके पास n कितने हैं? ये तो आपने खुद से यहाँ पे उसके डिस्क्रिटाइज किया उसको, उसमें तो आपके n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है, उसमें n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो 1/infinity क्या हो जाएगा? 1/infinity यू नो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। 1/infinity इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एवरी आउटकम हैज अ प्रोबेबिलिटी जीरो। इसका मतलब तमाम जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी आउटकम्स हैं, वाई इक्वल टू 1, 3, 4, 5, 6, जितने भी डिस्क्रिटाइज कर दो इसको, ठीक है, वो जीरो होंगे, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस का केस बनता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंडिविजुअल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, वही जो बात मैंने पहले की उसको समझाने के लिए बात की गई है। नेक्स्ट इज कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ आपने पहले भी पढ़ा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी सीडीएफ था, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी सीडीएफ होता है आपका। तो example 3.1 shows that when x is a continuous random variable, dx is equal to x is equal to 0 for x belonging to a sample space. This implies that when x is continuous, it is impossible to define a probability mass function. तो ये तो बात हमें पता लग गई कि probability mass function बताना तो इसका impossible है, क्योंकि individual points की probability जीरो होती है, इसका मतलब PMF आप नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, अलबत्ता सीडीएफ इसका बन सकता है, जिस तरह डिस्क्रीट का बनता था उसी तरह। ऑन द अदर हैंड वी विल सी दैट सीडीएफ is very useful probability model for a continuous random variable. And what is CDF? CDF is of a random variable x is capital F
x of x is equal to probability that random variable x is less than equal to x. ठीक है, the same formula, the same definition of CDF that we have studied before. The key properties described in theorem 2.1 and theorem 2.3 apply to all random variables. वही वाली properties हैं. Graphs of all CDF start at 0 on the left and end at 1. All or non-decreasing, and most importantly, the probability that the random variable is an interval is a difference in the CDF evaluated at the ends of the interval. ठीक है, ये थ्योरम देखें जरा. एफ एक्स ऑफ माइनस इंफिनिटी का क्या मतलब होगा, पहले ये देखें. एफ एक्स ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो ये इस डेफिनेशन में पुट करो तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी. तो माइनस इंफिनिटी से पीछे तो कोई चीज है ही नहीं, माइनस इंफिनिटी से पीछे तो कोई चीज है ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, जीरो. एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा, इस डेफिनेशन में पुट करो, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी से पीछे पीछे तो जितनी चीजें इंक्लूड करोगे तो तमाम चीजें आ जाएंगी उसमें, तमाम पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, सो यू विल गेट वन. ठीक है, तो याद करने वाली बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो दिस डेफिनेशन, पुट दिस डेफिनेशन, पुट दिस इक्वेशन, ठीक है, into this definition you will be able to find कि ये क्या है, probability that the random variable x is less than equal to infinity. तो infinity तो limit है, उससे पीछे पीछे सारी चीजें इसमें include हो जाएंगी, तो obviously you will get one. अच्छा, probability that the random variable x is between x1 and x2. Probability that the random variable x is between x1 and x2, ये आपका क्या बनेगा, that is equal to the CDF evaluated at x2 minus CDF evaluated at x1. CDF evaluated at x2, ठीक है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ x2, इसका मतलब है x2 से पीछे का सारा पार्ट, सारा पार्ट. ठीक है, और f ऑफ x1 का क्या मतलब है, ठीक है, x1 से पीछे का सारा पार्ट. तो आपने ये वाली सारी चीज इस वाली चीज से माइनस कर दी, तो आपके पास क्या इंटरवल रह गया, ये वाला x1 और x2 के दरमियान जो इंटरवल है वो रह जाएगा. ठीक है, सो इफ यू इवेल्युएट CDF at x2, ठीक है, एंड यू इवेल्युएट CDF at x1, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x1 और x2 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी. आपको पता है कि CDF जो है वो भी क्या चीज़ है तो वो प्रोबेबिलिटी ना, probability. ठीक है. अच्छा, continuous random variable x is a continuous random variable if CDF f x of x is continuous function. ठीक है, इसके अंदर ये है कि आपका जो CDF है ना वो भी आपका जो है वो continuous function आता है. इसके लिए मैं आप पहले हम ये करते हैं क्विज क्विज 3.1. ठीक है, the cumulative distribution function of a random variable y is this. ठीक है, आपके पास cumulative distribution random variable y का गिवन है यहाँ पे. ठीक है, और सबसे पहले तो ये देखो कि CDF जो है क्या है, इसका कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, अगर आपको याद हो PM आपका जो CDF था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है, वो इस तरह से नहीं था. ठीक है, वो भी वन पे जाके फाइनल होता था, लेकिन उसमें आपकी वैल्यूज इस तरह से आ रही होती थी, इस तरह से, इस तरह जंप आ रही होती थी, और फिर वन जो है वो फाइनल आ रही होती थी उस पर वैल्यू. ठीक है, ठीक है, और जंप्स जो थी वो बेसिकली उस पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बता रही होती थी, सो दैट के फाइनल आपके पास इस तरह की चीज आ रही होती थी. ठीक है, सो इसमें जो है ये भी फाइनल वन पे जा रहा है, नॉन डिक्रीजिंग भी है. ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस फर्क है इसमें. ठीक है, ये देखें CDF ऑफ y गिवन है यहाँ पे, y इज लेस देन जीरो का जीरो, लेस देन जीरो का जीरो. ठीक है, प्लॉटिंग देख रहे हैं अभी. y ग्रेटर देन 4 1 है, 4 से ऊपर जी 1 है, और 0 और 4 के दरमियान y/4 वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू यहाँ पे आप कर दो 0 तो 0 वैल्यू है, y की वैल्यू अगर 1 कर दो तो 1/4 है, यहाँ पे करके y इज इक्वल टू 2 कर दो तो क्या होगी, 2/4 होगी. ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.5. y इज इक्वल टू 3 क्या होगी, 3/4 होगी, जो कि यहाँ पे होगी 0.75 के आसपास. और y इज इक्वल टू 4 कर दोगे तो 4/4 यानी 1 आएगी. तो ये लाइन इस तरह की बनेगी, और दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं वो इसमें शामिल हैं.
यानी 3.5, 3.6, 3.7 और दरमियान में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज बनती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक है, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज द CDF ऑफ y plotted. CDF of y is plotted over here. Sketch the CDF of y and calculate the following probabilities. अब हम probability जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करने लगे हैं। सबसे पहली क्या है जी, what is the probability that y is less than equal to -1? What is the probability that y is less than or equal to -1? तो ये तो डेफिनेशन है जी CDF की, f of यानी कि CDF इवेल्युएटेड एट -1 इज इक्वल टू दिस। CDF की क्या क्या डेफिनेशन है CDF की? CDF की डेफिनेशन ये है, f x of x is equal to probability that the random variable x is less than ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है। ठीक है, सो जब आपने लिखा f of y -1, इसका मतलब रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल y इज लेस देन इक्वल टू -1। सो दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू इवैल्यूएट। ठीक है, तो हमारे पास fy ऑफ -1 अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 पे क्या वैल्यू है इसकी? 0। -1 पे क्या वैल्यू है? 0। Next, P of y is less than equal to 1. It means we want to evaluate CDF at 1. We want to CDF evaluate at 1. And what is CDF evaluated at 1? ठीक है, 1 पे क्या वैल्यू है इसकी? 1/4। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज बिटवीन 2 and 3? अभी हमने देखा था अगर इंटरवल के दरमियान प्रोबेबिलिटीज देख रहे हो तो आप क्या कहते हैं? CDF evaluated at 3 minus CDF evaluated at 2. तो what is CDF evaluated at 3? This is equal to 3/4. CDF evaluated at 2 is 2/4. So 1/4 is the probability of y between 2 and 3. Next, what is the probability that y is greater than 1.5? ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल टू 1.5। एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हो 1.5 से ज्यादा होने की, तो वो बराबर होगा ओवरऑल कितनी प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम सैंपल स्पेस की? 1। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल टू 1.5 मालूम करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। What is probability y is less than equal to 1.5? That is CDF evaluated at 1.5. What is CDF evaluated at 1.5? That is 1.5 divided by 4. So this is the quiz जिसमें आपने CDF continuous random variable की केस में जो CDF है वो आपको क्या बनता है वो आपने यहाँ पे देखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, next topic, probability density function. The slope of the CDF contains the most interesting information about a continuous random variable. ठीक है, the slope at any point x indicates the probability that x is near x. ठीक है, जो स्लोप है ना किसी भी पॉइंट पे वो इंडिकेट कर रही होती है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल x है ना वो उस पॉइंट के आसपास है। ठीक है, स्लोप की बात आई क्यों है? स्लोप की बात इसलिए आई है क्योंकि आपकी ये जो आपका CDF कैसे चेंज हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? ये लाइन इस तरह से थी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, लाइन ऐसे भी हो सकती थी। ठीक है, इसका मतलब जो स्लोप है वो मुझे प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि स्लोप अगर इस तरह से है तो ये मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है? प्रोबेबिलिटी की। तो स्लोप किस तरह से चल रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो to understand this intuitively, consider the graph of a CDF given in figure 3.2. ठीक है, फिगर 3.2 में जो ग्राफ दिया हुआ है जो कि बेसिकली CDF का ही है, ठीक है, उसे आप वैल्यू देख सकते हैं। Theorem 3.1c states that the probability that x in the interval of width delta to the right of x1 is, ठीक है, आप मालूम करना चाह रहे हैं कि x1 के राइट पे डेल्टा जो है वो ये x1 है और ये डेल्टा को शो कर रहा है, ये x2 है, ये डेल्टा को शो कर रहा है। ठीक है, to understand this intuitively, consider the graph, and theorem 3.1 states that the probability that x is in the interval of width delta to the right of x1 is probability that random variable is between x1 and x1 plus delta। कि random variable जो है वो x1 और x1 plus delta के दरमियान में है। ठीक है, चलें जी, ये क्या होगा? CDF evaluated at this point minus CDF evaluated at this। Note that in figure 3.2 that this is less than the probability of the interval of its delta to the right of x2.
यानी इफ यू वांट टू फाइंड कि रैंडम वेरिएबल x1 जो है वो x2 और x2 प्लस डेल्टा के दरमियान में है, वो होगा CDF इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट माइनस CDF इवेल्युएटेड एट x2. The comparison makes sense because both intervals have the same length. If we reduce delta to focus our attention on outcome nearer and nearer to x1 and x2, both probabilities get smaller. However, their relative values still depend on the average of slope of f of x at the 2 points. This is apparent if we rewrite this equation as any CDF evaluated at this point minus CDF evaluated at this point. ठीक है, और साथ आपने क्या किया है, डेल्टा के साथ उसको जो है वो अब आपने साथ डिवाइड कर लिया है. ठीक है, हेयर द फ्रैक्शन ऑन द राइट साइड इज द एवरेज स्लोप. ये जो फ्रैक्शन ऑन द राइट साइड है ये बेसिकली आपकी एवरेज स्लोप को डिनोट कर रही है. एंड द इक्वेशन 3.2 स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज एन इंटरवल x1 is the average slope over the interval times the length of the interval. ये length of the interval है और ये चीज जो है वो आपकी स्लोप. ठीक है, ये चीज आपकी स्लोप है और ये क्या चीज है, ये उसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल. ठीक है, तो आपने जब CDF के जो डिफरेंस है उसे स्लोप से आपने सॉरी इंटरवल से डिवाइड किया, तो आप बेसिकली क्या मालूम कर रहे हैं, उसकी स्लोप मालूम कर रहे हैं. तो स्लोप मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ द इंटरवल, दिस इज बेसिकली द corresponding probability. By definition, the limit of the average slope as delta approaches 0 is the derivative of f(x) of x evaluated at x1. तो अगर आप इसकी जो इंटरवल है उसे बहुत छोटा करते जाएं तो ये बेसिकली सो दैट कि आप उस पॉइंट पे रीच कर लें, तो ये बेसिकली आपको क्या बता रही है, तो आपको ये बता रही है कि आपकी जो एवरेज स्लोप है वो डेल्टा एज अप्रोचिंग 0, ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव आप आपका डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, f(x) of x. ठीक है, यानी x1 की पे इवेलुएट किया गया जो आपका CDF है उसका आप क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं. We conclude from the discussion leading to equation 3.12 that the slope of the CDF in a region near any number x is an indicator of the probability of observing the random variable x near x. Just as the amount of matter in a small volume is the density of the matter times the size of the volume, the amount of probability in a small region is the slope of the CDF times the size of the region. This leads to the term probability density. इससे हम ने जो नई टर्मिनोलॉजी इवेल्युएट की वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली CDF का डेरिवेटिव ले लें तो आपको जो चीज मिलती है वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. CDF का डेरिवेटिव इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट. इसमें एक चीज आपने जो है वो नोटिस करनी है कि हम द नेम ऑफ द फंक्शन इज अ लोअर केस एफ, तो स्मॉल एफ से जब डिनोट करेंगे तो बेसिकली CDF PDF होगा, कैपिटल एफ से डिनोट जो करेंगे वो आपका CDF होगा. ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो है फॉलो की जाएगी इसमें. द PDF इज अ कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. जो PDF है ना वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मॉडल है बेसिकली किसी भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का. while there are other functions that provide complete model, the PDF is most useful. जो PDF है most useful. अभी आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे यकीनन, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में जब एग्जांपल्स करेंगे इसकी और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि वाकई ये जो PDF है दैट इज द मोस्ट यूजफुल थिंग that encompasses all kind of information regarding a random variable. कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फ्रॉम थ्योरम. जो PDF है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अच्छा, अगर आपका PDF जो था वो डेरिवेटिव था CDF का, तो CDF क्या होगा, CDF उसका इंटीग्रेशन होगा. CDF would be the integration of the PDF. CDF is the integration of the PDF. Just as PDF was the derivative of CDF, CDF is the integration of PDF. ठीक है, and why the limit is from minus infinity to x, because f(x) of x क्या होता है, probability that the random variable x is less than the small value x. इसका मतलब लिमिट कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से. आप ये इसमें मैक्सिमम क्या चीज देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन देखिए CDF की, probability that random variable x is less than this small x. इसका मतलब ये स्मॉल x जो है ना राइट मोस्ट पे सबसे बड़ी वैल्यू है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब देखा f(x) of x, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम इंटीग्रेशन की हायर लिमिट क्या होगी, हायर लिमिट इसकी x होगी, माइनस इन्फिनिटी टू x. सिमिलरली अगर आप PDF को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दें, यानी पूरे के पूरे
पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज पीडीएफ के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एनकम्पस की गई होती है। पीडीएफ इवेल्युएटेड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विल गिव यू 1। Bismillahirrahmanirrahim. So let's have a quick recap of the three properties given in theorem 3.2 regarding probability density function. So जो PDF होता है उसकी that is always greater than or equal to 0. Obviously because this is a probability is greater than or equal to 0, and similarly जो आपका PDF है वो भी greater than or equal to जो है 0 होगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि आपका CDF जो है that is the integration of the PDF. CDF is the integration of the PDF. Just as PDF was the derivative of the CDF, तो आपको पता है कि CDF और PDF आपस में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। तो अगर PDF जो है that is the derivative of CDF, so CDF is the integration of the PDF, and the limits is from minus infinity to x. ठीक है, because this is in the definition of CDF कि CDF is probability from माइनस इन्फिनिटी अप टिल दिस पॉइंट, ये जो ब्रैकेट में होता है पैरेंथेसिस, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इसकी जो है वो लिमिट होगी। इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इफ इवेल्युएटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिस तरह पीएमएफ के अंदर सारी तमाम को सम करें, तमाम वैल्यूज को सम करें प्रोबेबिलिटीज को, तो आंसर 1 आता था। इसी तरह पीडीएफ में आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट में आप क्या करते हैं, सम करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन। सो इफ यू विल डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ द पीडीएफ, द एरिया अंडर द कर्व वुड बी 1, बिकॉज उसके अंदर तमाम जो है वो चीजें एनकम्पस हो जाएंगी। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। ये आपके पास पीडीएफ गिवन है, एक रैंडम पीडीएफ आपको किसी का नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस पीडीएफ को इवेल्युएट करोगे तो यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या गिवन है, इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 के दरमियान में अगर आप इवेल्युएट करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो आपने बेसिकली इंटीग्रेट कर देना है x1 से लेके x2 को। x1 से x2 आप इंटीग्रेट कर देंगे इस पीडीएफ को, सो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी बिटवीन x1 एंड x2। So if you will do the integration from x1 to x2 of this PDF, you will get the probability that the random variable is between x1 and x2। ये आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप पूरी की पूरी को इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट 1। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। इस रेंज के लिए आपने मालूम करना है, तो वो आप लिमिट्स पुट कर दो। ठीक है, अच्छा फ्रॉम थ्योरम 3.2b and थ्योरम 3.1 probability that random variable x is between x1 and x2, वो क्या था, that was CDF evaluated at x2 minus CDF evaluated at x1, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, and that is equal to x1 से x2 के दरमियान आप PDF को इवेल्युएट कर लें। तो अगर PDF से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रेंज आपकी x1 और x2 है, तो x1 और x2 की लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर दो PDF को। अगर CDF गिवन है तो CDF इवेल्युएट कर दो एक लिमिट पे और फिर पहली लिमिट पे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थ्योरम 3.2 3.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 3.4, for the examples experiment in examples 3.1 and 3.2, find the PDF of x and the probability of the event that x is between 1/4 and 3/4। अच्छा taking the derivative of CDF in equation 3.8, fx of x is equal to 0 when x is less than 0 or x is greater than or equal to 1. For x between 0 and 1, we have fx of x is equal to df of fx of x divided by d of x, यानी कि derivative of CDF is equal to 1। ठीक है, तो CDF आपका क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल थी, हमने क्विज किया था, एग्जांपल ये थी आपकी। ठीक है, तो x इज लेस देन 0 के लिए 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 1,
और बिटवीन 0 और 1 इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स। ये देख लो, ये लाइन, ये लीनियर लाइन है कि आपको नजर आ रही है, ठीक है। सो दिस वाज अ लीनियर इक्वेशन। सो जब एक्स का आप डेरिवेटिव लोगे, जब एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, आपके पास आएगा d/dx ऑफ एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 व्हेन यू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 0 से 1 के दरमियान दिस इज इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज, बाकी दोनों कांस्टेंट थे, उनका डेरिवेटिव 0 आ रहा था। तो एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर प्लॉट करना है तो आप देख सकते हैं 0 से 1 के दरमियान दिस इज लाइक दिस। तो ये आपके पास सीडीएफ बन गया, सीडीएफ सॉरी पीडीएफ बन गया। किसका पीडीएफ बन गया, इसका पीडीएफ बन गया, इस सीडीएफ का पीडीएफ बन गया। इसका डेरिवेटिव लिया, खत्म, इसका खत्म। डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया तो यू विल गेट 1। तो ये 1 जो आपको डब्बा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका पीडीएफ है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज बिटवीन 1/4 एंड 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन 1/4 एंड 3/4। तो अगर तो आपने सीडीएफ से निकालना है, अगर तो आपने सीडीएफ से निकालना है कि 1/4 से 3/4 के दरमियान क्या मेरा जो है वो प्रोबेबिलिटी है, तो आप निकालोगे सीडीएफ इवेल्युएटेड एट 3/4 माइनस सीडीएफ इवेल्युएटेड एट 1/4। जो भी वैल्यूज आ रही हैं सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर है भाई, so probability that random variable x is between 1/4 and 3/4 is CDF evaluated at 3/4 minus CDF evaluated at 1/4। तो 1/2 आता है जवाब इसका। अगर आपने पीएमएफ से निकालना है, अगर आपने सॉरी पीडीएफ से निकालना है, तो फिर क्या करना है आपने, ये आपके पास पीडीएफ गिवन है, ठीक है। 1/4 से 3/4 आपने क्या करना है, 1/4 से 3/4 पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। 1/4 से 3/4 लिमिट डाली, एफ एक्स ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स क्या है, 1 है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, दैट वुड बिकम एक्स। और एक्स की फिर लिमिट पुट कर दोगे 3/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो देखो दोनों में जवाब सेम आ रहा है। सो वेरी इजी, इट्स ऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप सीडीएफ से इवेल्युएट करना चाह रहे हैं या पीडीएफ से इवेल्युएट करना चाह रहे हैं। ये नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरह से है, समझ होनी जो है वो जरूरी है कि सीडीएफ क्या चीज़ है, पीडीएफ क्या चीज़ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम्पल 3.5, एग्जाम्पल 3.5। Consider an experiment that consists of spinning the pointer in example 3.1 three times and observing y meters the maximum value of x in 3 spins। वो आप जो व्हील को स्पिन कर रहे थे, ठीक है, उसे आप 3 टाइम जो है वो स्पिन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं y मीटर्स के भाई वो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो क्या जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है वो उसका उसमें y जो है गिवन है और जो CDF है उसका बनता वो भी गिवन है। CDF इज दिस, y इज लेस देन 0 के लिए 0, y इज ग्रेटर देन 1 के लिए 1। ऑब्वियसली CDF जो है वो मैक्सिमम 1 पे जाके कांस्टेंट होता है, और 0 से 1 के दरमियान इट इज y3। 0 से 1 के दरमियान इसकी क्या वैल्यू है, y3 इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन इज के फाइंड द पीडीएफ ऑफ y। सीडीएफ गिवन है, इससे पीडीएफ निकालो और प्रोबेबिलिटी बताओ कि y जो है वो 1/4 से 3/4 यानी इसके दरमियान में होगी। y 1/4 से 3/4 मीटर के दरमियान में होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो अप्लाई द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने मेरे पास सीडीएफ गिवन है, मैंने पीडीएफ निकालना है, इसका मतलब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका और इसका तो डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। y3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 3y²। सो डी डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 3y²। 3y² इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, ये कैपिटल है, ठीक है। 0 से 1 के दरमियान में क्या आ गया, पीडीएफ की वैल्यू आ गई 3y², ठीक है। सो 0 अदरवाइज है, 0 से 1 के दरमियान में जो है दिस इज इक्वल टू 3y²। आप इसे प्लॉट कर सकते हैं, 3y² की इक्वेशन, ये जो आपको नजर आ रही है ये किसकी इक्वेशन है, 3y² की इक्वेशन। ये यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से 1 के दरमियान, इट इज वेरी क्लोज टू 0 एंड देन ये एक राइज है इसका, ठीक है, स्क्वायर राइज है इसकी, एक सडन राइज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि
ये जब y की वैल्यू हो जाएगी 1 तो ये 3 पे पहुंच जाएगा। देख लो 3 पे पहुंच गए। सो फॉर y इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 3, आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नोट दैट द पीडीएफ हैज वैल्यूज बिटवीन 0 and 3। ठीक है, पीडीएफ की वैल्यू जो है वो 0 और 3 के दरमियान में। इट्स इंटेग्रल बिटवीन एनी पेयर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका जो इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन जब लोगे इसकी, वो मैक्सिमम यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन लोगे तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 आएगी। ठीक है, बिकॉज वो आपको प्रोबेबिलिटी दे रही होगी। The graph of fy of y shows that there is a higher probability of finding y at the right side of the range of possible values than at the left side। ठीक है, ये वाली रेंज जो है ना, ये ज्यादा इसमें probability आएगी। This reflects the fact that the maximum of three spins produces higher number than individual spins। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम थ्री स्पिन जो है प्रोड्यूसेस हायर नंबर देन individual spins। Either theorem 3.1 और 3.3 can be used to calculate the probability। अब क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें 1/4 से 3/4 होने की। तो दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप CDF इवेल्युएट कर लें 3/4 पे और माइनस करें उसे CDF इवेल्युएटेड 1/4 से। ये आपके पास गिवन है, तो 3/4 का क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब। दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल y is between 1/4 and 3/4। So that is equal to CDF evaluated at 3/4 minus CDF evaluated at 1/4। CDF given है, y में वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। दूसरा क्या तरीका है, पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ के थ्रू इसका इवेल्युएट करने का ये तरीका है कि 1/4 से 3/4 लिमिट पुट कर दो और CDF पीडीएफ यहाँ पे पुट कर दो। 1/4 से 3/4 लिमिट पुट कर दी, 3y² जो है अ, वो है पीडीएफ की वैल्यू जो इक्वेशन में आती है। 3y² लिमिट्स 1/4 से 3/4, यू विल गेट द सेम आंसर 13/30। 13/32 इज द आंसर। ठीक है जी। When we work with continuous random variables, it is usually not necessary to be precise about specifying whether or not a range of numbers includes the endpoint। जो आपके पास continuous random variable है ना, उसमें आप एंड पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल नंबर्स है प्रोबेबिलिटी जीरो, बिकॉज इंडिविजुअल जो नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो देर आर 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स डिफाइंड बाय द वर्ड x इज बिटवीन 1/4 से 3/4। तो वही जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि 1/4 से 3/4, ये 1/4 और 3/4 पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। इसमें 3/4 इंक्लूडेड है, इसमें 1/4 इंक्लूडेड है, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। वाइल दे आर ऑल डिफरेंट इवेंट्स, ये सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं, दे ऑल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, because they differ only in whether they include a individual point। So since these two sets have zero probability, their inclusion or exclusion does not affect the probability of the range of number। Because जो आपके continuous random variable होता है उसमें आपकी probability of individual point is zero, so it is meaningless कि आप continuous random variable में point include कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन जिसमें हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो था बट उसमें डिफरेंट जो था सिनेरियो था। कंसीडर रैंडम वेरिएबल y विद बीएमएफ। एक रैंडम वेरिएबल y है जिसका ये बीएमएफ गिवन है आपके पास। ठीक है, और दिस रैंडम वेरिएबल y द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फोर सेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 से 3/4 जिसमें 1/4 और 3/4 इंक्लूडेड नहीं है, 1/4 और 3/4 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही, 1/6 आ रही है प्रोबेबिलिटी, 3/4 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरह 1/4 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, 1/2 इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, ये दरमियान में आता है पॉइंट इसके, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/6। ये डिस्क्रीट की बात हो रही है। ये जो इवेंट है 1/4 से 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 है, बिकॉज जो 1/4 है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है प्रोबेबिलिटी 1/2 को, 1/2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। और जो 2/3 है, जो 2/3 है, ठीक है, 2/3 कॉरस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने इंक्लूड करनी है 2/3। 2/3 प्लस 1/6 दिस विल गिव यू 5/6। ठीक है, so these are two different events and similarly for the other two। ठीक है, so क्विज कर लेते हैं जी, क्विज 3.2।
which 3.2. Random variable x has a PDF given as this. एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका पीडीएफ गिवन है। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, लेकिन सवाल में आपको आ गया कि भाई रैंडम वेरिएबल एक्स की पीडीएफ गिवन है, तो यहीं से पता लग जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ होता ही नहीं है। रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ गिवन है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बिकॉज पीडीएफ is only associated with continuous random variable and not the discrete random variables. Sketch the PDF and find the following. The constant C. सबसे पहले आपने constant C मालूम करना है जी. First, we will find the constant C and then we will sketch the PDF to find C. जाहिर है C उसके अंदर included है, तो sketch करने के लिए हमें C मालूम करना जो है वो जरूरी है। तो क्योंकि हमने C मालूम करना है, इसमें से एक बात हमें पता है कि हम इसको जब इवेल्युएट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को, पीडीएफ को, दैट विल ऑलवेज गिव अस अ 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब आप पीडीएफ को इवेल्युएट करते हैं यू विल गेट 1। ठीक है, सो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसको पुट कर देते हैं और इक्वेट कर देते हैं 1 से। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो कुछ नहीं है ना, ये डिफाइंड ही 0 से आगे तक, तो 0 से इन्फिनिटी तक भी इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1। ठीक है, सो 0 से इन्फिनिटी सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये देखो, ये जो चीज है इसके लिए, ये इवेलुएट करने के लिए यू हैव टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू हैव टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सिंपल तरीके से नहीं होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख दिया है, जस्ट इन केस कि आपको याद ना हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो आपके पास इंटीग्रेशन होती है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx, this is equal to first function as it is times integration of the second function minus integration of derivative of the first function into integration of the second function। ठीक है, दिस विल गिव यू, ये फॉर्मूला है बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो अगर किसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला भूल गया है तो वो यहाँ से देख सकता है। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास आ गया फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर माइनस एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और -1/2 -1/1/2, जिससे 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो -2 टाइम्स सी एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये आपने ये चीज इवेल्युएट की। ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस है अब, ठीक है, यहाँ पे प्लस कैसे आ रहा है बताता हूँ। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव एक्स एक्स इज 1। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, दोबारा इंटीग्रेशन जब ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पे पहले ये वाला माइनस था तो माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ पे +1 गया। ठीक है, तो ऑल्दो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन आई इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लें या साइड पे लिखें और फिर इसको खुद से इवेल्युएट करें। वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, बट इट इट्स ऑलवेज ट्रिकी कि समटाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में बंदा कहीं ना कहीं जो है फंस सकता है। सो इट्स गुड आप इसे खुद से सॉल्व करें। लिमिट्स पुट की, ई की पावर जो है वो माइनस ये एक्स है तो वो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है और पता दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ई की पावर 0 जो है वो 1 है। ठीक है, सो यू विल गेट 4c, यू विल गेट 4c बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज इक्वेटेड टू 1। ठीक है, सो 4c आ जाएगा, तो c क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/4। तो बेसिकली आपका जो पीडीएफ है वो क्या बन गया, 1/4 एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, दिस इज बेसिकली द पीडीएफ दैट वाज गिवन टू अस, दैट वाज गिवन टू अस। ठीक है, वंस आपके पास ये आ गया तो 0 से इन्फिनिटी तक इसे फिर इजीली प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स की वैल्यूज देखते जाओ और देखो क्या प्लॉटिंग बन रही है इसकी। ठीक है, सो इट इज लॉन्ग फंक्शन बेसिकली बनता है। ठीक है, तो आप इसे अगर देख, मतलब अगर आपको इफ यू आर फेमिलियर विद दिस पीडीएफ कि ये लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है देन इट्स फाइन, अगर आपने नहीं किया हुआ तो इट्स ओके। ठीक है, आप इसे इंडिविजुअल वैल्यूज पुट करते जाओ और देखो क्या क्या वैल्यूज बन रही हैं और एक अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लो। पार्ट टू है सीडीएफ मालूम करें। पार्ट 2 है जी सीडीएफ मालूम करें। टू फाइंड द सीडीएफ वी फर्स्ट नोट दैट
X is a non-negative random variable, so that f(x of x equal to 0 for all x less than 0 for all x greater than or equal to 0. हमें पता है कि PDF और CDF का क्या रिलेशन है आपस में. इंटीग्रेशन ऑफ PDF will give you the CDF. ठीक है. सो 0 से इंफिनिटी तक आप इसको जो है वो करेंगे. 0 से x तक. 0 से x तक क्यों करेंगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. कि जब आप CDF को इवेल्युएट करते हैं तो वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन दिस x. तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से x तक आप इसको इंटीग्रेट करते हैं. ये फंक्शन डिफाइन ही 0 से आगे आ गया है. ये फंक्शन डिफाइन ही 0 से आगे आ गया, इसलिए आप इसे 0 से x तक जो है वो इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. तो आपने इसे y की फॉर्म में लिख दिया जस्ट टू इवेल्युएट दिस. तो आपके पास बन गया y/4 e माइनस y/2, यानी ये वाला फंक्शन पुट कर रहे हो. एंड अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. This is the CDF. Again, you can draw the CDF using some values and then interpolating them and sketching that. Next question is find the CDF. Find the probability that x is between 0 to 4. This is equal to CDF evaluated at 4 minus CDF evaluated at 0. Okay, so we have the CDF. We can easily find the CDF. We can easily find the probability. Next is find current probability that random variable x is between -2 and 2. Again, this is equal to CDF evaluated at 2 minus CDF evaluated at -2. Very simple, but it can get tricky because there is integration by parts. It has integration by parts. So make sure you practice integration by parts because you can get such kind of questions in your exams, right? अच्छा जी. I think we need to conclude here, and we will continue from the topic of expected values with respect to continuous random variables in the next lecture, inshallah.